पर एस निफ्टी को देखिए इस वक्त अभी भी करीब करीब 25 अंक नीचे, लेकिन आप देखें तो बिल्कुल स्थिर हो चुका है यहाँ पर 8750 के स्तर पे। हम ब्रेक से पहले अगर आप देखें स्टॉक्स टू वॉच के सिलसिले में बात भी कर रहे थे, और इसी क्रम में मैं एक बार BHL लेना चाहूँगा। BHL पे इनफैक्ट अगर खबर देखिए कि यहाँ पे NHPC से इनको कंपनी को करीब 133 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर मिला है, और एक प्लान मॉडर्नाइजेशन के लिए आप देखें नवीनीकरण के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है। लेकिन एक और चीज़ देखिएगा इस स्टॉक के बारे में कि पोस्ट रिजल्ट्स जो एक बहुत स्ट्रांग मूव आया था उसका 50% ये सरेंडर कर चुका है। राकेश, मैं इस पर आपके टेक्निकल चेक चाहूँगा। आप देखिए जिस पॉइंट पे ये रुका, लो जो था 146 रुपये 25 पैसे का सोमवार का, वो इसका 200 डेमा था। उसको अगर फिर सरेंडर करता है तो कहाँ तक का टारगेट है डाउन साइड में, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक देगा ये? देखिए वीरेंद्र, नीचे से स्टॉक ने 135 136 से नॉन स्टॉप रैली दिखाई थी। जैसे आपने मेंशन करा 146 के अराउंड एक सपोर्ट है। एज ऑफ नाउ स्टॉक एक वॉच लिस्ट के अंदर है। कोई किसी तरीके का नया पॉजिटिव या नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा तब इस पर कोई कॉल लेंगे। एज ऑफ नाउ BHL पे कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, बट मुझे लगता है कि निचले लेवल पे शायद सपोर्ट देखने को मिले। मोस्ट प्रॉब्ली बाइंग कॉल ही निकलेगा अगर कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। अगर नीचे जा रहा है तो जाने देंगे, शॉर्टिंग के लिए दूसरी स्टॉक्स को देखेंगे। जी, रिलायंस कैपिटल भी आज फोकस में रहेगा, और खबर यही है कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में जिस तरह की ग्रोथ दिखी है, फिर जिस तरह की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको टैप करने के लिए कंपनी अपने होम फाइनेंस कारोबार को डीमर्ज करेगी। इसका अप्रूवल मिला है, और अब डीमर्ज करने के बाद इसको एज अ डिफरेंट कंपनी लिस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। और रिलायंस कैपिटल के एक शेयर के बदले रिलायंस होम फाइनेंस का एक शेयर मिलेगा शेयर होल्डर्स को। और इस तरह की योजना है कंपनी की कि अगले कुछ सालों में जो लोन बुक है उसको 50,000 करोड़ तक की वो करने का टारगेट उन्होंने रखा है। अविनाश, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? रिलायंस कैपिटल एक परफॉर्मर रहा है ये शेयर, और अब जिस तरह से अपने होम फाइनेंस बिजनेस को अलग करने की प्लानिंग कर रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस आप क्या देखते हैं और क्या मायने हैं? आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये एक रिलायंस कैपिटल के शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए डेफिनेटली स्कोप रहेगा। और हमने देखा है कि अभी हाल ही में अनिल अंबानी कंपनीज ने काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की है दूसरी कंपनीज में। तो ये जो डिसीजन है इनकी होम फाइनेंस कंपनी को सेपरेटली लिस्ट करना, ये मेरे ख्याल से ओवरऑल रिलायंस कैपिटल के मार्केट कैप के लिए तो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इस बिजनेस में इनका 51% स्टेक तो रहेगा। लेकिन जो शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली एक मौका मिलेगा कि वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को सेपरेटली पार्टिसिपेट करें, उनको शेयर्स फ्री में मिलेंगे। तो नेट पॉजिटिव ही है। मुझे लग रहा है कि इस बात से तो डेफिनेटली ये बात है कि आगे अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी आता है कंपनी में तो इसमें और थोड़ी रिलेटिंग की पॉसिबिलिटी है। जी, खबरों वाले शेयर्स में एक आर सिस्टम्स है। कंपनी की आज बोर्ड बैठक है, शेयर बायबैक को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है, तो आर सिस्टम्स पर आप नजर रखें। आज के सेशन में 62 पर ये बंद हुआ था। एक विप्रो को भी देख लीजिए, वेक्टर नेटवर्क्स के साथ कंपनी ने करार किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो विप्रो भी आज खबरों में है। IT स्टॉक्स वैसे भी जो बायस था मंडे के सेशन में वो पॉजिटिव था, लेकिन एक स्टॉक जो कि आज इंट्राडे में आपको फायदा पहुंचा सकता है, अब ये जान लेते हैं, रुक कर लेते हैं टुडे स्ट्रीट का। वीरेंद्र से जान लेते हैं आज का स्टॉक। बताइए वीरेंद्र। जी दीपाली, देखिए आज एक बहुत एग्रेसिव नहीं, बहुत अगर आप देखें स्लो मूवर स्टॉक है, लेकिन क्रिटिकल अच्छे लेवल में मिल रहा है। और जैसे कि सुबह की मेरी समरी थी कि मैं शायद यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो स्टॉक जो कि मोमेंटम में थे, जिन्होंने कि बस लास्ट के 2 दिन इस सेल ऑफ में या फिर गिरावट में पार्टिसिपेट किया, उसी में से मैंने स्टॉक पावर स्पेस पे से एक स्लो बट स्टेडी मूवर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर आप देखें, मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है 118.35 पे। अगर आप देखें नो डाउट पूरा बाजार अगर आप देखें सोमवार को काफ़ी तंग था यहाँ, लेकिन 2 चीज़ है। आप देखिए सितंबर की सीरीज में जो ट्रेडर्स थे, मोमेंटम प्लेयर्स थे, वो इस पर एक चीज़ लेके चल रहे थे। देखिए चल तो ये जुलाई से रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में चला, लेकिन कम से कम 130 तक के टारगेट लेके चल रहे थे यहाँ पे। क्यों? याद रखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एज वेल, वायदा कारोबार में भी है। 2 स्ट्राइक्स सबसे ज़्यादा ऑप्शन लेके खड़ी थी। OI 130 की कॉल, यानी ट्रेडर के मन में, और स्पेशली अगर आप देखें वो लोग जो अपने क्लाइंट्स को काम कराते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 120 पर एंटर कराया और कॉस्ट कम करने के लिए 130 की कॉल बेचती, तो उनके जहन में 129 का टारगेट डेफिनेटली था। हाँ, एक चीज़ हल्की सी इसके साथ नेगेटिव थी कि जो 120 का पुट राइटर था वो कंफर्टेबल नहीं था, वो थोड़ा सा बाहर निकला। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है, क्योंकि देखिए क्या हुआ, जो परसों यानी शुक्रवार को जो डेली चार्ट्स पे वहाँ वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रांग थे, और जब ये सोमवार को गिर रहा था तो वॉल्यूम्स उसके ऑलमोस्ट आधे थे। तो मेरे को लगता है समहाउ ये कहीं ना कहीं 118-19 का लेवल होल्ड कर जाएगा, और री एंटर करने के लिए उसी टारगेट्स के साथ 128-129 के टारगेट्स के लिए ये एक बेस्ट जोन है।
बेस्ट जोन है। देखिए रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है हमें इस वक्त, फ्रेंकली स्पीकिंग। जैसे कि हमने कहा 8700 क्रिटिकल लेवल है, हम इस पर भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेंगे हम 116 तक का। 116 के नीचे डेफिनेटली इस काउंटर को मैं नहीं रखूँगा। उसके बाद वहाँ आपका 87 टूट चुका होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ना टूटे, और यहाँ ये 116 टूट चुका होगा। तो मैं सिर्फ 116 के स्टॉप लॉस के साथ इस पुल बैक ट्रेड में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करूंगा विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 124 125 दीपाली। तो आज का टुडेज ट्रेड है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 118 पर ही बंद हुआ। आज के लिए 124 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 116 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। राकेश, कुछ देर पहले आपने सेल साइड पर 2 स्टॉक्स बताए थे, ऑटोलाइट इंडिया को आपने बाय साइड पर चुना है। बाय साइड पर ही कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपके पास इंट्राडे के लिए आज से? दीपाली, इंट्राडे कहना मुश्किल है, बट टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग है। एक बाय कॉल रहेगा बॉम्बे डैंक पर, यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट बड़े चार्ट्स पर 51 रुपीज के ऊपर देखने को मिला है। बॉम्बे डैंक को खरीदने की राय रहेगी 49 के स्टॉप लॉस के साथ 65 के टारगेट के लिए। डेल्टा कॉर्प अगेन एक कैश काउंटर है, स्टॉक ने मंडे की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा। 147 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, 165 के टारगेट के लिए डेल्टा कॉर्प को बाय करना चाहिए। और कुछ मोमेंटम प्लेयर्स को देखते हैं। एक आप देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स को देखिए स्टॉक। आई थिंक मैंने सुबह आज इनफैक्ट इसको शायद हमने कॉल्स में भी शामिल किया था। एक बार अविनाश, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का सोमवार का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सबसे बड़ी बात थी कि वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इसमें। वॉल्यूम्स वाकई अगर आप देखें साइजेबल वॉल्यूम्स थे, और मेरे ख्याल से 4-5 दिन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था इसके लिए। 270 पे क्लोज हुआ। ये इस वाइट गुड इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में आपकी प्रिफर्ड पिक क्या है? और टेक्निकली मैं कहूँगा कि ये वाकई बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है अच्छे मूव के लिए। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को 270 के प्राइस में आप एक इंटरेस्टिंग बेट मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर इसी स्पेस में कुछ और वोल्टास हो गया, हेवल्स हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि एंटायर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में डेफिनेटली पॉजिटिव एक्शन हमको सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि थोड़ा बहुत मानसून का इफेक्ट और थोड़ा जो 7वें पे कमीशन का जो पैसा है वो डिसबर्समेंट का होप है कि इस क्वार्टर में डिमांड रिवाइवल और थोड़ी तेज़ी से पकड़ेगा। तो यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स और क्रॉम्पटन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हमको लग रहा है कि ये दोनों ही काउंटर्स में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी, इनफैक्ट बहुत फंडामेंटल्स पे बेसिस पे। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 15 से 20% की अपसाइड बहुत बजाज इलेक्ट्रिकल एज वेल एज क्रॉम्पटन ग्रीन्स में दिख सकता है। जी, इसके अलावा राकेश, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस में कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या? आप देखिए ये स्टॉक्स चले हैं बीते 2 हफ्ते से लगातार चल रहे और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एमईपी इंफ्रा, एमबीएल इंफ्रा, पटेल इंजीनियरिंग का बिहेवियर आप देखें। आरएसएस इंफ्रा प्रीवियस सेशन में भले 1.5% टूटा हो, लेकिन एक स्टीप अपसाइड स्टॉक में भी देखा गया है। एचसीसी, इनफैक्ट पटेल इंजीनियरिंग के आज नतीजे भी आने हैं। एचसीसी पर एक ऑर्डर इन्फो की खबर भी 181 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो लगातार जो खरीदारी बीते 2 हफ्ते में इन स्टॉक्स में दिखी है वो अभी भी सस्टेन कर रही है। कोई नया ट्रेड समझ में आ रहा है इस स्पेस से आपको? नहीं दीपाली, नया ट्रेड समझ नहीं आ रहा। जिन काउंटर्स के आपने नाम लिए, उदाहरण के तौर पर एचसीसी, अधिकतर इन काउंटर्स ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाया है, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बाद इन स्टॉक में ऑलरेडी एक रैली देखने को मिली है। किसी के पास पोजीशन है तो घबरा के बेचना नहीं चाहिए, होल्ड करें। एज ऑफ नाउ कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि इनमें 1-2 दिन का भी बना के अभी बाइंग की जाए। चलिए, अभी हम स्टॉक्स टू से बात कर रहे थे, टेक्निकल ब्रेकआउट्स पे, ब्रेकडाउन से बात कर रहे थे, और साथ ही साथ हमने एफआईएस के अप्रोच को भी देखा। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी कड़ी और सबसे बड़ी घटना होगी वो है फेड का निर्णय ब्याज दरों को लेकर, जो कि इंडियन मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट सभी प्रभाव डालेगा। इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बाजार के वरिष्ठ विशेषज्ञ मिस्टर अजय बग्गा हमारे साथ हैं बात करने के लिए। अजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, एग्जैक्टली क्या रिस्क अभी बाजारों में है और बढ़ गया है क्या? और फेड के बयान का मतलब ये माना जाए कि 22 सितंबर को जो रेट है उसमें बढ़ोतरी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है? वो प्रॉब्लम यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। यूएस में देखें तो 2014 के बाद ये पिछले 2 सालों में अर्निंग्स डी ग्रोथ आई है। साल दर साल उनकी अर्निंग्स कम रही है। भारतीय मार्केट्स में भी बहुत वीक अर्निंग्स ग्रोथ है, बट इसके चलते भी जो स्टॉक उठे हैं वो लिक्विडिटी के चलते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी कैसी है, $200 बिलियन के नोट छापे जा रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा हर महीने 200 बिलियन डॉलर्स के नोट छाप के वो इनको इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में लिक्विडिटी के तौर पे, और उसमें से कुछ लिक्विडिटी आपके इमर्जिंग मार्केट्स या भारत के अंदर आ रही है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट्स बढ़ रहे हैं। वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं, इतने यूफोरिक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा बुल मार्केट का फ्रेंसी है, बट चीप भी नहीं है, कम कीमत वाले भी नहीं है वैल्यूएशंस। तो ये लिक्विडिटी अगर सकआउट होती है मार्केट से, अगर कुछ ऐसा माहौल बदलता है, अब ये रेट अगर बढ़ाएंगे तो ये आशंका है कि लिक्विडिटी भारतीय मार्केट से
विपरीत हो जाएगी, वापस जाने लग जाएगी। और वो अगर जाती है तो ऐसा कोई खरीदार नहीं खड़ा है सामने जो कि एब्जॉर्ब कर पाए इस बिकवाली को। इसी डर के कारण मार्केट नीचे जा रहे हैं। तो एक बयान का इतना इम्पैक्ट होना, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, इतना नहीं होना चाहिए था। बट ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट्स बहुत एक तलवार की धार पर खड़े हैं, लिक्विडिटी के जोर पे खड़े हैं, और इनके पास दूसरा स्तंभ जो रहता है अर्निंग्स का, वो मौजूद नहीं है। अर्निंग्स में रिकवरी नहीं है, ग्रोथ स्लो है। उसके चलते भी मार्केट बड़े हैं क्योंकि लिक्विडिटी डालते जा रहे थे सेंट्रल बैंक्स। अगर वो लिक्विडिटी थोड़ी सी रिवर्स होती है तो मार्केट आ सकते हैं प्रॉब्लम में। यही एक इशू रहा जिसके चलते हमने मार्केट्स में करेक्शन देखी। जी अविनाश, ये शो की शुरुआत में हमने आईपीओ मार्केट की बात की थी। एक जो नया आईपीओ आज खुल रहा है जीएनए एक्सेल्स का, क्या आपने इसको स्टडी किया है? एग्जैक्टली आप क्या सलाह देंगे व्यूअर्स को, सब्सक्राइब करना चाहिए इस आईपीओ के लिए या फिर नहीं? और दूसरा एल&टी टेक सर्विसेज, इस आईपीओ पर भी आपका आउटलुक क्या है? आई थिंक दीपाली, अगर हम जीएनए एक्सेल्स की अगर हम बात करें तो ये इशू बेसिकली एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी से आता है जिसका ज़्यादातर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने आईपीओ पे फेयरली इसको प्राइस किया है, करीबन 16 के पी पे इन्होंने अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर किया है, और हमको लग रहा है कि डिसेंट मॉडरेटली आईपीओ गेन्स इनको मिलेंगे। मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि की बात करें तो डेफिनेटली इस आईपीओ से अच्छा पैसा बन सकता है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के नज़रिए से डेफिनेटली ये बिजनेस अच्छा है। बट एल&टी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इनकी सारी ग्रुप कंपनीज ने आईपीओ के बाद दिया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इशू के बाद ही अगर खरीदे तो ही मेरे ख्याल से अच्छी राय रहेगी, क्योंकि पोस्ट लिस्टिंग इंजीनियरिंग बिजनेस अगर अच्छे भाव पे मिलता है तो इसका डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट आईपीओ के टाइम पे मुझे लग रहा है इसको अवॉइड करना चाहिए। जी, इस बीच मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्राउंड पे और आई थिंक खबरों के कॉम्बिनेशन को जोड़ते हुए एक स्टॉक और लेना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दरअसल सोमवार को ये ठीक ठाक अगर आप देखें अंदाज में बंद हुआ, करीब करीब 1046, इंट्राडे हाई था करीब 1056 का। और एक खबर भी देखिए कि भारतीय एयरटेल ने देखिए जो बैठकों का दौर चला उसके बाद रिलायंस जियो के साथ करार किया है और इंटरनेट कनेक्शन पॉइंट्स देने को लेकर भी करार किया है इन्होंने। तो रिलायंस जियो के लिए भी अच्छी खबर है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक तनातनी का माहौल हो रहा था वो आई थिंक बैठकों के दौर के बाद अब थोड़ा सा कम हो गया, वो टेंशन कम हो गई है ऑपरेटर्स के बीच में। राकेश, बहुत संक्षेप में रिलायंस पर आपकी राय क्या होगी? आई मीन वो जो एजीएम से पहले अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मूव था, उसको सरेंडर कर दिया और रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या करेंगे आप इस पे? देखिए वीरेंद्र, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नीचे स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है, बट टेक्निकली बाइंग कॉल नहीं रहेगा। एज ऑफ नाउ मार्केट में मुझे मोमेंटम खराब लगता है। मैं चाहूंगा जो आप कह रहे हैं कि 8700 का सपोर्ट आज होल्ड कर जाए, करेगा, अगर वो कर जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वही चीज निवेशक, ट्रेडर और व्यूअर्स के हित में रहती है। बट एज ऑफ नाउ उसकी संभावना कम लगती है, बट मार्केट्स है, कुछ भी हो सकता है, अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा। राकेश, आईटी से कोई ट्रेड आप लेंगे? क्योंकि आप देखें मंडे के सेशन में भी एक्चुअल में डिफेंसिव का रोल निभाने की कोशिश कर रहे थे आईटी शेयर। सभी सेक्टोरल इंडाइसेस दबाव में थे, लेकिन आईटी एकमात्र था जो कि हरे निशान में बना हुआ था। यहाँ कोई ट्रेड समझ में आ रहा है आपको? दीपाली, आईटी का बिल्कुल आपने राइटली मेंशन करा कि आईटी मंडे को एक डिफेंसिव बना हुआ था। अगर कहीं कोई रैली को लीड कर सकता है तो वो एक फ्रंटलाइन आईटी है, स्पेसिफिकली इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक। बट मिड कैप आईटी से बच के रहना चाहिए। उन स्टॉक्स ने अभी तक रैली में डिक्लाइन में पार्टिसिपेट नहीं करा और अधिकतर मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले हुए हैं। एज ऑफ नाउ आईटी को वॉच लिस्ट पर रखेंगे। अगर इन्फोसिस 1062 के लेवल के ऊपर निकलता है तब इन्फोसिस पे हमारी बाय कॉल रहेगी। ओके, इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, आशीष शत्रुमोता, टेक्निकल से डेरिवेटिव से बाजार पहुंचते हैं। आशीष, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें सबसे स्ट्राइक करने वाले 2-3 आंकड़े थे, तो ये आरएसआई, पीसीआर का थोड़ा सा अगर आप देखें कूल ऑफ होना, और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें आशीष, सोमवार को पुट बायर्स नहीं थे, कॉल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ, 5500 करोड़ रुपए का एफआईएस का इंडेक्स ऑप्शन। आशीष, आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त मार्केट्स पे?
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए डेफिनेटली लास्ट 2-3 दिन का जो डेटा है वो क्लियरली कहीं ना कहीं थोड़ा एक कॉशन का नोट सेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से वोलेटिलिटी में जंप हुआ, आप देखिए सबसे पहले सीबीओई जो एक सिंगल डे के अंदर में 40% का जंप वोलेटिलिटी इंडेक्स में वहाँ के हमें देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर में एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला, और साथ ही साथ हमने देखा 14% का ओपन इंटरेस्ट में गिरावट हुआ बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर में कुछ 2 से 3% का ओपन इंटरेस्ट में लिक्विडेशन हुआ। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशंस वाले इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। बट इस सब के बावजूद भी मेरा मानना है 8700 बहुत ही क्रिटिकल लेवल रहेगा बाजार के लिए। इन लेवल्स को अगर से बाजार ने किसी भी कारणों से होल्ड कर दिया तो मुझे लगता है कि वापस से एक पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है, जो बाजार को 8850 8900 के लेवल्स पे ले जा सकती है। बट किन्हीं भी कारणों से अगर से बाजार 8700 को ब्रीच करता है तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, और वो बाजार को 8550 8500 के जोन में ला सकता है। तो मेरा मानना है कि हम एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़े हैं, जहां पर क्लियरली हमें 8700 का वेट करना चाहिए। अगर से ये लेवल्स आज होल्ड होते हैं तो ये एक अच्छा साइन माना जाएगा, और किन्हीं भी कारणों से 8700 ब्रेक होता है तो लॉन्ग पोजीशंस को वहां पर पे लिक्विडेट करने की सलाह मैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को देना चाहूंगा। जी मिस्टर बगर, जिस तरह से आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो वैल्यूएशंस इंडियन मार्केट्स की वो काफी स्ट्रेस्ड हो गई हैं, और एक बयान के बाद जिस तरह की गिरावट आई है वो जस्टिफाइड नहीं थी। लेकिन एक फैक्ट ये है, अब 2 दिनों में जिस तरह का सेल ऑफ देखा गया उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन अब ये अराइज हो रहा है कि क्या ये बुल मार्केट करेक्शन है या फिर ये एक ट्रेंड रिवर्सल है। आपका व्यू क्या है? ये उठापटक कब तक चलेगी? अभी कितनी और करेक्शन देखी जा सकती है? देखिए, भारतीय बाजारों में ये हो सकता है कि ज़्यादा दारोमदार रहेगा ग्लोबल इश्यूज़ का। जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वहाँ तो सरकार और आरबीआई ने काफ़ी कदम उठाए हैं मार्केट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बट इंडिया की भी रिकवरी देखें तो वो स्लो है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तेज़ी से हमारी इकॉनमी बढ़ रही है। तो ओवरऑल जो है सरकार का रिफॉर्म प्रोसेस, पे कमीशन का पैसा आना और मॉनसून अच्छा आना, ये 3 एक अच्छे फैक्टर रहे डोमेस्टिकली जो मार्केट्स को बढ़ा सकते हैं। बट उनके आगे खड़ा है ये फेड के रेट हाइक का मुद्दा। तो जब तक ये पहला रेट हाइक नहीं आ जाता है मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं। यहाँ से हमें लगता है कि और 2 हफ्ते तक मार्केट वॉलेटाइल रह सकते हैं। 21 तारीख को फेड की डिसीजन है, और उसके बाद फिर यूएस का इलेक्शन है नवंबर में। तो ये 2 मुद्दे रहेंगे ग्लोबल जो मार्केट्स को वॉलेटाइल रखेंगे और इनको बढ़ने में थोड़ा पीछे खींच सकते हैं। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि जोखिम ज़्यादा है मार्केट में। अभी नए पोजीशंस बनाने का टाइम नहीं है। अगर आपको लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेना है तब भी आप एक आध हफ्ता रुकिए, 21 तारीख हो जाने दीजिए, तब आप मार्केट के अंदर नया निवेश कर सकते हैं। तब तक होपफुली ये जो बिकवाली है काफ़ी हद तक ओवर हो जाएगी। जी अजय जी के मुताबिक अगर आप इन्वेस्टर हैं, लिक्विडिटी लेके बैठे हैं तो एक हफ्ता इंतजार करना अगर आप देखें बुरी रणनीति नहीं